आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कूलॉम लॉ। तो देखिए कूलॉम लॉ पीछे हमने चार्ज इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स है चार्जेस के बिटवीन, ये फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कूलॉम लॉ का यूज होता है। रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कूलॉम लॉ से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसमें एक नेसेसरी कंडीशन होती है कूलॉम लॉ की। अब वो नेसेसरी कंडीशन क्या है ये हमें ध्यान देना है। जो कूलॉम का जो लॉ है वो हमेशा पॉइंट चार्ज के बिटवीन अप्लाई होता है। कूलॉम का लॉ किसके बिटवीन अप्लाई होता है? पॉइंट चार्ज के बिटवीन अप्लाई होता है। तो हम यहाँ समझने वाले हैं कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि देखिए कोई भी दो चार्ज है अपने पास, तो उनका साइज और उनकी सेपरेशन डिस्टेंस को कंपेयर करना है हमें। साइज और सेपरेशन डिस्टेंस को कंपेयर करना है। यदि सेपरेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में लीनियर जो साइज होता है उनका वो बहुत ही स्मॉल हुआ तो हम साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो चार्ज क्या होंगे? पॉइंट चार्ज होंगे। तो देखिए कैसे एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। देखिए ये चार्ज है Q1, ये कोई अदर चार्ज है Q2। दोनों का साइज आपको दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ा बड़ा डॉट बनाया है साइज। अब दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस की बात करें, देखो सेपरेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज की जो लीनियर साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम लीनियर साइज को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और साइज जब नेग्लेक्ट हो जाता है तो वो चार्ज पॉइंट चार्ज बोला जाता है। यहाँ देखो मैं कोई दूसरा चार्ज बना रहा हूँ, ये चार्ज, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, ये इनकी सेपरेशन डिस्टेंस होगी। अब बताओ इनकी सेपरेशन डिस्टेंस ये है और इनकी लीनियर साइज ये। तो बताइए साइज के कंपैरिजन में, सेपरेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में यहाँ हम साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे और ये होंगे पॉइंट चार्ज। यानी उसकी साइज नेग्लिजिबल होती है, वही पॉइंट चार्ज होता है। सीधी सीधी सिंपल बात है। चलो इसके बारे में लिख लेते हैं, पॉइंट चार्ज के बारे में थोड़ा सा। तो ये बात थी हमारी पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज की लीनियर साइज क्या होगी? बहुत ही स्मॉल होगी, मच स्मॉलर होगी। किसके कंपैरिजन में? सेपरेशन डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज की लीनियर साइज स्मॉलर होती है। स्मॉलर होने के कारण हम उसकी साइज को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। और इग्नोर कर देंगे तो वो चार्ज जो है वो किसकी तरह ट्रीट करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। और पॉइंट चार्जेस के बिटवीन ही कूलॉम लॉ अप्लाई होता है। देखिए कूलॉम का जो लॉ है वो दो चार्ज के बिटवीन फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो हमें यहाँ सबसे पहले बना लेने चाहिए दो चार्ज। ये पॉइंट चार्ज हुआ Q1, पॉइंट चार्ज Q1, ये अनदर पॉइंट चार्ज Q2। दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं। दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली जो लाइन है ये इनकी जॉइनिंग लाइन हो गई, चार्ज की जॉइनिंग लाइन हो गई।
ओके, अब अपन बात करते हैं कुलॉम ने इनके बिटवीन, देखो ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों चार्ज के बिटवीन फोर्स अप्लाई होने वाला है। तो कुलॉम ने हमें क्या बताया इस फोर्स के बारे में कि क्या इसकी वैल्यू होने वाली है, वो बात लिखेंगे और वो बात हम दो अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे। तो हम यहाँ इस टाइप से लिखेंगे, ये जो मैं जिस टाइप से आपको बता रहा हूँ लिखने का तरीका, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम बात करने वाले हैं कि ये दोनों जो चार्ज हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है। इसका मैग्नीट्यूड Q1 है, इसका Q2 है। तो जो फोर्स लगेगा दोनों चार्ज के बिटवीन, जो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। सेम चार्ज रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्सन फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होता है इन दोनों के बिटवीन, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करने वाले हैं जो फोर्स की वैल्यू है, इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स की वैल्यू है वो चार्ज मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो देखिए यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है? मैग्नीट्यूड का, चार्जेस की मैग्नीट्यूड का क्या करना है हमें यहाँ प्रोडक्ट करना है। चार्जेस के मैग्नीट्यूड का हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। और वो प्रोडक्ट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फोर्स के। दोनों के बिटवीन जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है, दोनों चार्ज के बिटवीन जो भी इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो चार्ज मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे, देखो फोर्स, फिर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल लगाएंगे, चार्ज प्रोडक्ट कर दो, चार्ज मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 डॉट Q2, ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। अब जो सेकंड बात है वो देखो। सेकंड बात क्या है? जो ये फोर्स है दोनों के बिटवीन जो इंट्रैक्शन फोर्स लगेगा, हो सकता है ये अट्रैक्शन टाइप का भी हो या रिपल्सन टाइप का भी हो। इस फोर्स की जो वैल्यू है वो सेपरेशन डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है, सेपरेशन डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेपरेशन डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो फिर लिखेंगे अपन देखिए ये लिखा हमने सेकंड पॉइंट। जो फोर्स होगा वो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। क्या होगा? जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस। तो हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे F, और ये सिंबल प्रोपोर्शनलिटी का भी यही आएगा, लेकिन इन्वर्स होगा तो क्या लिखा जाएगा? अपॉन में लिखा जाएगा। और अपॉन में क्या लिखना है? सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? R है तो इसका स्क्वायर लिखना है, तो ये हो गया R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गई ये सेकंड।
तो ये बात थी कूलॉम लॉ की। तो कूलॉम लॉ में दोनों पॉइंट को आपको सेपरेट डिफाइन करना है। अलग से सेपरेट डिफाइन कर दो कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। दूसरी बात, जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन डिस्टेंस स्क्वायर के। दोनों को सेपरेट लिखो। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है, दोनों को एक साथ मिला करके ज्वाइन करके लिख देना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के ज्वाइन करना है हमें। ज्वाइन करने के बाद में हम एक साथ दोनों को लिख देंगे। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ये लेफ्ट साइड में तो एफ ही है, ये तो कॉमन रह जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा Q1 इंटू Q2 और डाउन में आ जाएगा R स्क्वेयर। अब अपन बात करने वाले हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, जब भी इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आता है इक्वल टू का सिंबल आ जाता है, लेकिन एक कांस्टेंट भी यूज करना पड़ता है। तो देखिए हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ये इक्वल्स टू आ गया। अब ये सिंबल यहाँ रिमूव करूँगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, फोर्स की वैल्यू हो गई। अब यहाँ हमारे सामने बात आती है, एक कांस्टेंट आ गया K, कैपिटल K कांस्टेंट आ गया। तो ये कांस्टेंट जो है इसका क्या नाम होगा, ये भी हमें लिखना ज़रूरी है। वेयर K इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए जो ये हम यूनिट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट हमारी फिजिक्स की, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस कांस्टेंट का नाम भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। फिर अपन बात करें ये जो कांस्टेंट है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। हम ऐसा समझें कि ये जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बिटवीन यहाँ, इन दोनों के बिटवीन यहाँ जो मीडियम होगा, इन दोनों के बिटवीन मीडियम पर डिपेंड, बोथ चार्ज के बिटवीन जो मीडियम होगा उस मीडियम पे डिपेंड करेगी K की वैल्यू। किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम बिटवीन, मीडियम बिटवीन बोथ चार्ज। तो दोनों चार्ज के बिटवीन मीडियम पे डिपेंड करेगी K की वैल्यू। अब अपन यहाँ तक ये कूलॉम लॉ तो पढ़ा, अब हम K की वैल्यू अलग से पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ये हमारे दोनों चार्ज थे Q1 और ये था Q2, दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल r। अगर दोनों के बिटवीन कैसा मीडियम हो, एयर या वैक्यूम हो, फर्स्ट बात क्या है, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम की हम बात कर रहे हैं। जब एयर और वैक्यूम होगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ये K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ ये होती है कब, जब दोनों चार्जेस के बिटवीन एयर मीडियम हो या वैक्यूम मीडियम हो। अब अपन बात करने वाले हैं, इसके अलावा भी K की एक और वैल्यू होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी होती है किसमें, एयर और वैक्यूम में होती है। अब यहाँ चलो K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, 4 नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। अब बात करें ये एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया यहाँ पे, तो ये क्या होती है, परमिटिविटी होती है।
ये परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। अब अपन बात करना चाहें, ये हमने के की वैल्यू पढ़ी, हमने कांस्टेंट की वैल्यू खूब डिटेल से पढ़ी कि एयर और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू ये भी हो सकती है या इसको दूसरे टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होगी, ये हमने पढ़ा। तो एयर और वैक्यूम में फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अपन बात करने वाले हैं फोर्स इन वैक्यूम। फोर्स को F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। फोर्स को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं के की वैल्यू अगर मीडियम हो तो क्या होगा। सेकंड बात क्या करें, किसके लिए? अदर मीडियम के लिए, यानी दोनों चार्ज के बिटवीन, यहाँ पर जो भी मीडियम प्रेजेंट होता है दोनों के बिटवीन, यहाँ जो भी मीडियम प्रेजेंट होता है, अगर वो एयर वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए, जैसे ही दोनों चार्ज के बिटवीन हम कोई अदर मीडियम फिलअप कर देते हैं तो के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे, ओनली एप्सिलॉन लिखेंगे। और ये जो एप्सिलॉन है ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मीडियम यहाँ फिलअप किया है। तो ये एप्सिलॉन होता है, ये होती है एब्सल्यूट परमिटिविटी होती है किसकी? मीडियम की एब्सल्यूट परमिटिविटी होती है। और एक और बात जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये ध्यान रखनी है कि ये जो एप्सिलॉन होता है इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल। फिर यहाँ बात आती है कि एप्सिलॉन आर क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, या इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसके बारे में यहाँ हमें इतना ही पढ़ना है। तो अपन बात करें किसकी? फोर्स की। फोर्स इन मीडियम में किसकी बात करें? फोर्स इन मीडियम, यानी जो कूलॉम लॉ से हमने फोर्स निकाला उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है वो पढ़ने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये फोर्स जो है ये मीडियम का फोर्स है, इसलिए यहाँ हम स्मॉल m भी लिख सकते हैं। और अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगी किसकी? फोर्स की वैल्यू मीडियम में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यहाँ हमने दो वैल्यूओं की बात करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का एयर में जो वैल्यू है, एयर में के का वैल्यू हमने 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ ये यूनिट लगाई। देखो के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, एप्सिलॉन आर जो है वो
रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये सारे जो कांस्टेंट हैं, ये जो सारे जो कांस्टेंट हैं, इनकी यूनिट और डायमेंशन की हम बात करने वाले हैं और रिलेटिव परमिटिविटी को अलग से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कांस्टेंट की बात करेंगे, सबसे पहले के की बात करते हैं। पहला कांस्टेंट आता है हमारे पास के कांस्टेंट है। नाम क्या है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और ये सबसे पहली बार ये वाले फॉर्मूले में हमने यहाँ यूज किया था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R²। देखो ये F इक्वल्स टू वैल्यू है, लेकिन ये हमें F इक्वल्स टू नहीं रखना, ये K इक्वल्स टू बनाओ। इसको क्या बनाओ? K इक्वल्स टू, तो R² उधर जाएगा तो K इक्वल्स टू बनाओ इसको, तो R² इधर जाके क्या बनेगा? Q1 Q2 जाएंगे तो ये किसकी वैल्यू हो गई? K की वैल्यू हो गई। अब यहाँ एक एक करके मेरे को यूनिट बताने हैं आपको। ये F यानी फोर्स होता है, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये R क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये क्या है? Q1 चार्ज है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलॉम। ये भी क्या है? चार्ज है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट कूलॉम। तो कूलॉम और कूलॉम क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। इस बिहाफ पे हमें क्या निकालना है? यूनिट निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। यहाँ से ही हम क्या निकालने वाले हैं? डायमेंशन। देखो ये क्या है? फोर्स है। फोर्स की डायमेंशन आपको याद होगी, याद रख लेनी चाहिए, या याद नहीं हो तो F इक्वल्स टू ma के फॉर्मूले से निकाल लेना। मास और एक्सेलरेशन दोनों को की डायमेंशन से फोर्स की निकाल लेना, मोस्टली आपको याद रख लेनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले किसकी डायमेंशन? फोर्स की। तो फोर्स की होती है m1 L1 T-2। उसके बाद R² यानी लेंथ का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, तो लेंथ का स्क्वायर यानी L2। उसके बाद ये है चार्ज, ये भी चार्ज, ये भी चार्ज। Q1 Q2 दोनों क्या हैं? चार्ज। तो यहाँ हमें क्या कर देना है? चार्ज की डायमेंशन लिख के उसका स्क्वायर कर देना है। और चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? Q इक्वल्स टू IT, यहाँ से निकाल सकते हो आप। इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी 10th में, वहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से क्या आएगी? A1 T1। ये डायमेंशन आ गई किसकी? K की। अब देखिए ये वाली डायमेंशन है, इसमें हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पूरे में देखिए m की कोई कितनी वैल्यू दिखाई दे रही है? m की पावर 1 है। l को देखो ध्यान से, यहाँ और यहाँ, तो l कितना हो गया? 3 हो गया। अब t देखो, t की पावर -2 तो पहले से है। नीचे कितनी पावर है? 1 है, लेकिन होल स्क्वायर कितनी हो गई? 2। ये 2 ऊपर जाएंगी तो साइन चेंज होकर के माइनस की बन जाएंगी। पहले से -2 थी और ये भी -2 बन गई, तो क्या हो गया? T-4। ये a की पावर 1 है, लेकिन होल स्क्वायर इसको क्या कर देगा? A2। ये ऊपर जाएंगी तो a की पावर -2 हो जाएगी। ये किसका हो गया? डायमेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। अब अपन बात करने वाले हैं परमिटिविटी का। किसका बात करने वाले हैं? परमिटिविटी। ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका यूनिट क्या है? इसकी यूनिट कितनी होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन 1/। देखो ये जो 4 पाई है इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 4 भी एक नंबर है और पाई भी एक नंबर है, 3.14। तो इनकी डायमेंशन भी नहीं होती और यूनिट भी नहीं होती। तो बचा कौन? एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इसको रिवर्स करेंगे तो ये एप्सिलॉन, इसकी यूनिट नहीं होती। हम यहाँ सबकी यूनिट लिखने वाले हैं।
इसकी भी यूनिट लिख दी, इसकी भी यूनिट लिख दी, तो 4 पाई की यूनिट नहीं होती, तो यहाँ ओनली एप्सिलॉन नॉट बचेगा, उसको रिवर्स कर देंगे। तो ये क्या हो गया, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो यूनिट है ये के की यूनिट से रिवर्स है, तो ये यहाँ डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इस डायमेंशन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। m की पावर कितनी 1, तो यहाँ -1, l की पावर 3 है तो यहाँ -3, t की पावर -4 है तो उसको 4 बना देंगे और a 2 बना देंगे। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, परमिटिविटी की। अब अपन बात करें ये एप्सिलॉन नोट की थी, तो एप्सिलॉन नोट की भी सेम होगी, यूनिट और डायमेंशन यही होगी, यूनिट और ये डायमेंशन। एप्सिलॉन जो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की भी यही होती है सेम, लेकिन यहाँ मैं बात करूँ एप्सिलॉन आर जो होता है ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है, ये वाला जो हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए हमने एप्सिलॉन यूज किया था और एप्सिलॉन के इक्वल में क्या लिखा था, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिखा था। यहाँ से इसको हमें क्या करना है, इधर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और ये हो गया एप्सिलॉन आर की। इसकी यूनिट ये भी क्या है, परमिटिविटी, और ये भी क्या है, परमिटिविटी। तो दोनों परमिटिविटी का रेशियो क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। या हम कहें ये किसकी परमिटिविटी है, मीडियम की। ये किसकी परमिटिविटी है, ये वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या किसकी है, एयर की है। ध्यान से समझना है, ये मीडियम की जो परमिटिविटी है एज कंपेयर टू वैक्यूम, वैक्यूम के कंपेयर में जो मीडियम की परमिटिविटी होती है उसी परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी। या फिर ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशियो क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। और ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। देखिए हमने पीछे जस्ट पढ़ा था कि एयर मीडियम हो तो के की वैल्यू डिफरेंट होगी, अदर मीडियम के लिए डिफरेंट होगी, और दोनों में हमने फोर्स निकाला था। तो कहाँ निकाला था, देखिए फोर्स इन एयर और वैक्यूम कितना आया था। इस फोर्स को मैं एफ नोट से लिख देता हूँ क्योंकि ये वैक्यूम का फोर्स है, और ये क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बात थी। फिर हमने फोर्स निकाला था दूसरा इन अदर मीडियम, तो यहाँ एफ एम इक्वल्स टू क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों को हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इधर हो जाएगा एफ नोट, इधर आ जाएगा एफ एम। यहाँ वैल्यू रख देनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन, ये देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, तो यहाँ एफ नोट एफ एम। यहाँ क्या रहा, ऊपर तो सारा कैंसिल हो गया, यहाँ 1/एप्सिलॉन आर, और ये आगे जाके क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन आर बन जाएगा, ये आगे जाके। तो क्या आया हमारे पास, यहाँ आया F0/FM इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। तो क्या हुआ,
दो चार्ज के बिटवीन दो चार्ज की फिजिकल कंडीशन को सेम रखना है, यानी उनकी चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उनकी सेपरेशन डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो उनके बिटवीन जो फोर्स वैक्यूम में लगता है और मीडियम में जो फोर्स लगता है, दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होता है। फोर्स बिटवीन वैक्यूम और फोर्स बिटवीन मीडियम का रेशियो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये भी फोर्स, तो रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट डायमेंशन क्या होगी? यूनिटलेस हो जाएगा। ये था कंप्लीट ब्रीफली कूलॉम लॉ का एक्सप्लेनेशन।